हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से 10 क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ द ईयर 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिशर्स। तो बताइए 1857 की क्रांति के समय में वो महान पर्सन कौन थे जिन्होंने अपने दोस्त को ब्रिटिशर से पकड़वाया, बाद में चलकर ब्रिटिशर्स ने उनको शहीद कर दिया। चार ऑप्शन है आपके पास। ए ऑप्शन है नाना साहिब, बी है खान बहादुर खान, सी है कुंवर सिंह और डी है तांत्या टोपे। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। डी है इसका सही आंसर, तांत्या टोपे। तांत्या टोपे जी का ओरिजिनल नाम भी याद रखना, रामचंद्र पांडुरंगा। एंड ये महान पर्सनैलिटी कौन थे, इनके दोस्त, ये नाम भी आपने याद रखना है, जय सिंह। और ये मराठी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो टोपे इनका टाइटल था, ये बेसिकली क्या था? कमांडर टाइटल। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, एक कमांडर का टाइटल था जो कि ये यहाँ पर लिखते थे टोपे। ठीक है जी। और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं 1857 रिवोल्ट से, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि तांते टोपे से भी दो तीन क्वेश्चन और बनते हैं हमारे। और ये रिवोल्ट वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया महान पर्सनैलिटी का नाम था मान सिंह, याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नॉवल आनंद मठ। अब हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करा था, बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी नॉवल है आनंद मठ। ठीक है, तो इन्होंने अपनी नॉवल के अंदर कौन से रिवोल्ट का जिक्र कर रखा है? तो ए ऑप्शन है भील अपराइजिंग, बी है रंगपुर एंड दीनापुर अपराइजिंग, सी है बिष्णुपुर एंड भीरुम्बम रिबिलियन और डी है सन्यासी रिबिलियन। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, सन्यासी रिबिलियन। अब देखिए, ये जो नॉवल थी बंकिम चंद्र चटर्जी की, इसको पहले ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था। 1882 में आई थी ये नॉवल, और ये बंगाली नॉवल थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी की जो आनंद मठ नॉवल है कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? हालांकि ऐसे ईपीएफओ में तो नहीं आएंगे, लेकिन एसएससी रेलवे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट चलिए फिर भी पता होना चाहिए हमें। तो पब्लिश हुई थी 1882 में, और इसका जो बेसिकली ये जो इसमें सन्यासी रेबिलियन के बारे में लिखा हुआ था 18th सेंचुरी में, जो ये हुआ था, इसका बैकग्राउंड लिखा हुआ था, तो इसको चलकर ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था। ठीक है, बाद में लेटर ऑन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक तरह से इसका बैन हटा दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स ने कौन सी नॉवल को बैन करा था, बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ। क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है, तो आपको हर एंगल से क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड ऑथराइजिंग लोकल गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी रूल्स वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग वोज टाइम। बताइए इन चारों में से कौन से एक सही वाइसरॉय या फिर सही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे? तो ए ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बेंटिक एंड लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए पहला फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में। ठीक है, तो चलिए आप बता दीजिए कौन से वाइसरॉय हैं। इसके सही आंसर है लॉर्ड रिपन। ठीक है जी, इनके समय में बहुत कुछ हुआ था, एक बार देख लेते हैं। 1881 में आया था फैक्ट्री एक्ट। ठीक है जी, और इन्होंने काफ़ी ट्राई किया कि इम्प्रूव करें फैक्ट्री वर्कर्स की जो कंडीशंस थी, बहुत पुअर थी। अब देखिए 7 साल से कम बच्चों से काम करवाया जाता था, बाद में चलकर इन्होंने मिनिमम एज 7 रखी। फिर इन्होंने कहा कि 7 साल से लेकर जो 12 साल के बच्चे हैं उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 9 आवर का ही काम करवाया जाएगा। ठीक है जी, और काफ़ी इन्होंने सुधार करने की कोशिश करी थी। एक वर्नैकुलर प्रेस एक्ट भी हटाया था 1882 में, और इनके समय में सेकंड एंग्लो अफगान वार बेसिकली इसका भी अंत हुआ था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिव वर्क किया था लॉर्ड रिपन ने। एक तो इन्होंने एनेक्टेड ऑफ द सीरीज ऑफ एक्ट्स, मतलब एक इनके समय में इल्बर्ट बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्बर्ट बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये इन्हीं के समय में हुआ था। और हंटर कमीशन, ये एक एजुकेशन रिफॉर्म था, ये भी इन्हीं के समय में आया था 1882 में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट चलिए फिर भी
ऐसे कौन से वायसरॉय थे जिनके नाम में नाम के आगे हम वायसरॉय लगा सकते हैं, लॉर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। वायसरॉय तो चलो खैर इनकी पोस्ट थी, लेकिन कोई भी वायसरॉय ने ऐसा काम नहीं करा जिनके नाम के आगे हम लॉर्ड लगाएं, ठीक है। पर चलिए, लॉर्ड रिपन ने फिर भी कुछ हद तक सही काम करे थे, और एक ये पर्सन थे जिन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करा था और काफ़ी अच्छे काम करे थे, विलियम बेंटिक ने। तो आप ऐसे कह सकते हो ब्रिटिश वायसरॉय थे जो कुछ हद तक जिन्होंने सही काम करे थे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग गिव सिस्टमेटिक क्रिटिक ऑफ द मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स एंड टाइटल न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। तो बस आपको ये बताना है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये किसने लिखी थी, एक आर्टिकल, एक सीरीज थी। अब चार ऑप्शन है आपके पास, सोचिए इसका सही आंसर क्या है। ए है औरबिंदो घोष, बी है आरसी दत्त, सी है सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान होते फिर तो चलो यहाँ पर हम कोशिश कर सकते थे, मतलब ये कुछ हो सकता था इसका सही आंसर, बट नहीं। डी है हमारा विरंगा वचारी। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। देखिए गाइस, इसका सही आंसर है औरबिंदो घोष। आप सब जानते हैं औरबिंदो घोष ने बंगाल का जो पार्टीशन करजन भाई साहब के द्वारा करा गया था अक्टूबर 1905 में, जब अनाउंस हो गया था कि बंगाल का पार्टीशन ऑफिशियली हमने कर दिया, 1903 के आसपास इसको प्रपोज करा गया था। उस समय 4% थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और मैंने आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट में बताया भी था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1885 से लेकर, जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, 1905 तक कोई ऐसा काम नहीं करा जो लगे कि हाँ ये देश के लिए कुछ हित में चल रहे हैं। लेकिन हाँ, आप ऐसे नहीं कह सकते कुछ भी नहीं किया। एफर्ट्स किए, लेकिन वो एफर्ट्स कहीं ना कहीं फेल होते हुए नज़र आए, क्योंकि एक साल में एक मीटिंग होती थी, सिलेक्टिव से पर्सन थे, ज़्यादा इनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंची नहीं थी। एक होता है कि आप एक ऐसी पार्टी बने उस टाइम कि लोगों को लगे कि हाँ देश हित में ये काम कर रही है, तो इतने ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं हुए थे, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स के ये फेवर में चलते थे, ये सोचते थे कि ब्रिटिशर्स से हम कोई भी काम निकलवा सकते हैं। लेकिन जब 1903 में बंगाल का पार्टीशन हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका विरोध करा, तो ब्रिटिशर्स ने इनको एक तरह से इग्नोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो विचारधारा हुई, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो मॉडरेट तो फिर भी फेवर में चल रहे थे ब्रिटिशर्स के कि कोई बात नहीं, ब्रिटिशर्स को हम समझाएंगे, मान जाएंगे ब्रिटिशर्स। लेकिन बाद में चलकर जब ब्रिटिशर्स नहीं माने तो मॉडरेट भी इनके एंगेज हो गए, लेकिन मॉडरेट चाहते थे कि शांतिपूर्वक तरीके से बंगाल में ही हम ब्रिटिशर्स को बायकॉट करें या ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन करें। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स का पूरे देश में विरोध हो, यही एक आंदोलन है जिसके थ्रू हम ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उनमें एक पर्सन थे औरबिंदो घोष, ठीक है। औरबिंदो घोष भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर में आते थे, ठीक है। और बंगाल के पार्टीशन को रोकने के लिए इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। और 3% का नाम तो आप सब जानते ही हैं, लाल, पाल और बाल, ठीक है जी। लाला लाल सॉरी लाल बहादुर लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, सॉरी समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाती है, विपिन चंद्रपाल एंड लाल पाल बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल एंड बाल गंगाधर तिलक, और फोर्थ पर्सन का नाम था औरबिंदो घोष, ठीक है जी। ये 4 पर्सन थे जिन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। और बाद में आपको पता है 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरह से डिवाइड ही हो गई थी, क्योंकि मुस्लिम्स भी यहाँ पर अलग हो गए थे। मुस्लिम चाहते थे कि हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, क्योंकि ये चाहते थे कि हमारे पास भी कुछ पावर आए, और पावर इनके पास आने ही नहीं दे रहे थे क्योंकि मेजॉरिटी हिंदूज़ के पास थी, ठीक है। तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को सही तरीके से संभाला जब महात्मा गांधी जी आए थे। मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत अच्छे से कवर किया है, तो याद रखना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये आर्टिकल्स किसने लिखे थे, औरबिंदो घोष ने। औरबिंदो घोष के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये एक तरह के एक्सट्रीमिस्ट लीडर में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मॉडरेट पॉलिटिक्स, अच्छा चलिए, एक्सट्रीमिस्ट लीडर में आते हैं, और इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। बाद में इन पर इल्ज़ाम लगे थे, कॉन्स्पिरेसी केस, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, कौन सी कॉन्स्पिरेसी केस पर इन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे। फिर इनको लगा कि अब इस केस को मतलब काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, और ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं इनको चाहते थे दबाना, और जेल में इनको मतलब डालना चाहते थे, इस तरह से समझो। तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब पॉलिटिक्स से ही रिज़ाइन दे दिया था। उस टाइम एक ही पार्टी होती थी, तो पॉलिटिक्स से रिज़ाइन दे दिया। बाद में चलकर इन्होंने पौंडीचेरी में अपना एक आश्रम खोला और आध्यात्मिक का रास्ता चुना, एक तरह से सेंट बन गए थे ये, ठीक है। और सेंट बनने के बाद ये फिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी की सारी एज अ सेंट में ही गुजार दी, मतलब संत
बनकर ही गुजार दी। 1950 में इनका देहांत हुआ। और चलिए, बाकी मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, और बिंदु घोष के बारे में कौन सी केस में इनको फंसाया गया था। एक्चुअली में इनका नाम था, बट वो हाईलाइट ज़्यादा हो गया, उसके बाद इन्होंने अपने आप को दूरी बनाना ही सही समझा। ठीक है, CR दास थे जो इनका केस लड़ रहे थे और जीत भी गए थे। ठीक है, चलिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा असाफ अली वाज अ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ इन इंडिया। देखो, जब भी क्वेश्चन आए ना अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़, अब इंडियंस इतने ज़्यादा एक तरह से स्मार्ट कब हुए थे, मतलब ब्रिटिशर्स के एंगेज तो खैर रिवोल्ट 1857 से ही चला आ रहा था। बीच बीच में हमने देखा कुछ एक्सट्रीमिस्ट आए, कुछ मॉडरेट्स आए, कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई, रिवोल्ट चलते आ रहे थे। लेकिन इंडियंस जो है वो एक तरह से स्मार्ट हुए जब इनको एक समझ आई कि अब ब्रिटिशर्स के एंगेस्ट हमने ऐसा काम करना है कि ब्रिटिशर्स को पता ही ना चले ये काम हो कहाँ से रहा है। जैसे पैम्पलेट छापना, मैंने आपको एक क्वेश्चन में भी करवाया था, उषा जी ने अंडरग्राउंड रेडियो चला दिया था, रेडियो के थ्रू अनाउंसमेंट होने लगी थी, ब्रिटिशर्स को समझ ही नहीं आया कि ये फ्रिक्वेंसी कहाँ से कैच हो रही है। तो ये जो सारे के सारे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ थी ये 1940s के बाद हुई। तो 1940s के बाद ऐसा कौन सा मूवमेंट है जो आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ये है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है जी, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में अरुणा असफ अली जी ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, और बहुत सारे लीडर्स थे। मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर सोशलिस्ट मेंबर थे काफ़ी, राम मनोहर लोहिया, इनका बहुत नाम है। अगर आप बिहार यूपी से हैं, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने, इनका भी काफ़ी नाम है। ठीक है, ये जनता दल में, इन्होंने बाद में जनता दल में चले गए थे। अरुणा असफ अली, ठीक है, ये एक अंडरग्राउंड इन्होंने काफ़ी अच्छा नेटवर्क बनाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सत्याशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड। अब मैंने आपको सोशल रिफॉर्म्स में बहुत अच्छे से कवर करवाया था, एक एक जो रिफॉर्म्स आए या लाइक एज रिवाइवलिस्ट जो थे या रिफॉर्म्स थे, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको डिस्कस करवाए थे। ठीक है, तो उसमें ये सत्याशोधक जो समाज था वो भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है, मतलब मैंने करवा रखा है। तो आपको बताना है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो ए ऑप्शन है मूवमेंट फॉर अपलिफ्ट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, बी है टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, सी है एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, एंड डी है पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। तो गाइज इसका सही आंसर है एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। और सत्याशोधक जो एक तरह से समाज था, इसको ऑर्गेनाइज्ड, इसका या इसके ऑर्गेनाइजर थे, इनका नाम था ज्योतिबा फूले। और ज्योतिबा फुले चाहते थे कि जो एक डोमिनियंस बना हुआ है ना हिंदू समाज में, ब्राह्मणी का जो ब्राह्मण जो थे उनका डोमिनियंस बना हुआ था। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हालांकि ये हमारे वेदास में कहीं पे मेंशन तो नहीं है, बट बाद में चलकर कुछ ब्रिटिशर्स के यहाँ पर एफर्ट्स थे कास्ट में डिवाइड करना, और कुछ यहाँ पर डोमिनेंस बढ़ता गया। लेकिन यहाँ आपने सुना होगा वेदास में कि 4 तरह की कास्ट सिस्टम था। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कास्ट सिस्टम नहीं था ये, जस्ट एक ये लिविंग स्टैंडर्ड था, आप किस तरह से रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड करा गया था। अगर आपको रिचुअल नॉलेज होगी तो आप ब्राह्मण हैं। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पर फाइट वगैरह करना जानते हैं तो आप क्षत्रिय हैं। ठीक है, क्षत्रिय, ये के साइलेंट होता है इसलिए मैंने क्षत्रिय लिखा है यहाँ पर, के लिखा है मतलब। और एक अगर आप व्यापार कर रहे हैं, मतलब शॉपकीपर हैं और व्यापार कर रहे हैं, तो आप वैश्य हैं। और अगर आप फार्मर या फिर मतलब एक तरह से हार्ड वर्क काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हार्ड वर्क काम कर रहे हैं, तो हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वो आ जाएंगे आपके शूद्र में, हेजिटेरियस वर्क ऐसे समझ लो आप। तो ये आ जाएंगे शूद्र में। ठीक है, अब बाद में चलकर इसको अपने तरीके से मैनिपुलेट कर दिया गया। ठीक है, धीरे धीरे आप सब जानते हैं डोमिनेंस बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ब्राह्मण्स का डोमिनेंस एक टाइम ऐसा आ गया था कि जो शूद्र हैं इनको कुछ राइट्स ही नहीं थे, मंदिर में एंट्री नहीं मिलती थी, और इनके जो गर्ल्स थे या जो बॉयज़ थे, छोटे बच्चे थे, उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी। ठीक है, सेम डाइनिंग अलाउड नहीं था, और एक तरह से बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था इस कम्युनिटी के ऊपर। ठीक है, और इस कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने का काम किया था B.R. अम्बेडकर जी और गांधी जी ने। B.R. अम्बेडकर जी का भी एक तरह से एक अपना डे भी गया है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कॉन्स्टिट्यूशनल निर्माता। ठीक है, तो शूद्र जो समाज था ये बहुत ज़्यादा परेशान था। तो मैंने आपको बताया था कि जब ये सारे के सारे रिफॉर्म्स हुए थे, उस समय काफ़ी सारे रिफॉर्मिस्ट ने इसको लेकर आवाज़ उठाई थी। तो ज्योतिबा फुले भी महाराष्ट्र में जो एक तरह से डोमिनेंस था ब्राह्मण्स का, उसको कहीं ना कहीं हद तक उसको सप्रेस्ड कर रहे थे। और साथ साथ ये चाहते थे कि जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट है
उसको ये सही मानते थे कि भी बिल्कुल अगर यहाँ पर सती प्रथा गलत है, ठीक है, और जो एक तरह से बहुत ही कम उम्र में जो विडो बन जाती हैं हिंदू, उनको दोबारा हिंदू हिंदू नहीं हिंदू उनको दोबारा शादी करने का अधिकार है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अच्छा, इनकी वाइफ ने भी एक यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया था। इनकी वाइफ का नाम था सावित्री बाई, ठीक है, सावित्री बाई फूले। इन्होंने गर्ल्स की एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छे से रिफॉर्म्स लेकर आए, एंड शी वॉज फेमिनिस्ट टीचर, फेमिनिस्ट फार्मर या फेमिनिस्ट टीचर आप कह सकते हो। शी कुड टीच द गर्ल्स इन स्कूल एट पूना, कहाँ पर इन्होंने पूना में खोले थे स्कूल्स, ठीक है। शी इवन ओपन द स्कूल फॉर अनटचेबल गर्ल्स, मतलब अनटचेबल बोले तो जो शूद्र समाज से बिलोंग करते थे, ठीक है जी। चलिए, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सत्य शोधक समाज कौन लेकर आया था? ज्योतिराव फूले, 1873 में। और ये क्वेश्चन आता है समटाइम्स कि पब्लिश्ड कब हुआ था इनका ये सत्य शोधक, तो 1887, ठीक है। ये भी कहीं कंफ्यूज ना हो जाना, ये पब्लिश्ड हुआ था 1887, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। और ये लेकर आए थे, इसको एस्टेब्लिश करा था 1873 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट सी राजागोपालाचार्य इशूड अ पम्पलेट एंटाइटल्ड द वे आउट। अब देखिए, क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट अलग है। अब स्टेटमेंट अलग होने की वजह से आप क्वेश्चन को गलत मत कर देना, ध्यान से समझिए। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद राजा गोपालाचार्य जी, जो हमारे देश के पहले गवर्नर भी बने थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इशूड ए पम्पलेट एंटाइटल द वे आउट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रपोज्ड इन दिस पम्पलेट? इस पम्पलेट में एक्चुअली में क्या था? ए ऑप्शन है द एस्टैब्लिश ऑफ अ वार एडवाइजरी काउंसिल कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन स्टेट। ये तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा नहीं, क्योंकि 1942 के आसपास क्विट इंडिया मूवमेंट ख़त्म हुआ, और उसके बाद चलकर तो वार एडवाइजरी काउंसिल की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 तो ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन देख लेते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन सच वे डैट ऑल इट्स मेंबर एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ शुड बी इंडियन लीडर्स, ठीक है। चलिए ये कहीं ना कहीं कंसिडरेबल है। सेकंड थर्ड देख लेते हैं। फ्रेश इलेक्शन टू द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू बी हेल्ड to be held at the end of 1945 and the constitution making body to be convened as soon as possible, ठीक है जी। डी ऑप्शन देख लेते हैं, सोल्यूशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। अब आपका कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? देखिए, सी राजा गोपालाचार्य जी के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप ये समझिए कि ये राजा गोपालाचार्य फॉर्मूला के ऊपर ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी वही है। तो इन्होंने एक सॉल्यूशन फ्रेमवर्क किया था, और उसको क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी, इनके बीच में एक डेडलॉक लग गया था, ठीक है। ये चाहते थे टू नेशन थ्योरी, ठीक है जी, क्योंकि जिन्ना भाई साहब को तो कुछ और चाहिए ही नहीं था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहते थे कि हम एक तरह से अखंड भारत बनाएं, जब भी ब्रिटिशर्स हमारे को यहाँ से छोड़कर जाएं, मतलब ब्रिटिशर्स की यहाँ से जाना हो, तो हमारा भारत एक अखंड भारत के रूप में बने, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग वाले कुछ अलग ही विचारधारा से चल रहे थे, अलग ही धुन में सवार थे। अब ये डेडलॉक को सुलझाने के लिए सी आर राजागोपालाचार्य फार्मूला आया था, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर इन्होंने पॉइंट्स दिए थे। एक पॉइंट बहुत ही यहाँ पर जो मुझे सही लगा कि प्लेबिसाइड करवा लेंगे। एक तो अपना जो वेस्टर्न वाला एरिया जहाँ आज की डेट में पाकिस्तान बना, और ईस्टर्न वाला एरिया जहाँ पे बांग्लादेश बना, प्लेबिसाइड होता है, वोटिंग करवा लेंगे। वोटिंग करवाने के बाद अगर यहाँ पर मुस्लिम चाहेंगे अलग नेशन बनाना, तब भी हम उनको अलग नहीं करेंगे, वो रहेंगे इंडिया का ही पार्ट, लेकिन हम उनको एज अ डोमिनियन स्टेटस दे देंगे इंडिया में रहते हुए। ये एरिया इंडिया के अंडर रहते हुए डोमिनियन स्टेटस ले लेंगे, मतलब यहाँ पर वो रूल करेंगे, लेकिन जो सारी कमांड है वो इंडिया से ही चलेगी। CCD मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। कॉमर्स, कम्युनिकेशन, डिफेंस, ये पावर इंडिया के पास ही रहेगी। तो चलिए, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिए, क्वेश्चन वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया। क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन भी क्या लेकर आया था? डोमिनियन स्टेटस लेकर आया था हमारे लिए। अब वो डोमिनियन स्टेटस हमें चाहिए ही नहीं था, क्योंकि 1940 में जवाहरलाल नेहरू जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं जब अगस्त ऑफर आया। इन्होंने बोला कि अब डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हो, ये बात तो हमारे पिताजी करते होते थे, मोतीलाल नेहरू जी, अब तो हमें चाहिए ही नहीं डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। और फिर 1942 में डोमिनियन स्टेटस की बात फिर रखी गई क्रिप्स मिशन में। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं कि भाई ये अलग ही लोग हैं, हम जब एक बार मना कर चुके हैं, सेम सी बात आप कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब बनता है? तो क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है
कि कौन से प्राइम मिनिस्टर ने भेजा था ब्रिटेन के। तो आप सब जानते हैं वर्ल्ड वार टू के समय में बहुत ही फेमस प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था विंसेंट चर्चिल। ठीक है, कोई भी नहीं जानता था कि विंसेंट चर्चिल 1945 का जो इलेक्शन होगा उसको हार जाएंगे, लेकिन वही है कि एक सहानुभूति जो वोट थी वो एटली जी के फेवर में गई और विंसेंट चर्चिल हार गए। ठीक है, और ये खैर हमारे लिए अच्छा हुआ कि एटली जीते और बाद में चलकर एटली ने फटाफट इंडिया को आज़ाद करने की ठान ली। चलिए एक बार इसको आप अच्छे से डिस्कस कर लेना। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी। इनका सही पूरा नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। अच्छा चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स मैंने बहुत अच्छे से बताया था जब मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट डिस्कस करवा रहा था, ये कौन सी पोस्ट इनके पास थी ब्रिटेन में, ये आप मुझे बताइएगा। वैसे तो विंसेंट चर्चिल भी नहीं चाहते थे कि क्रिप्स मिशन सक्सेसफुल हो, ये भी मैंने आपको बताया था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। वो ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ए ऑप्शन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी फाउंडर थे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के। एन एम जोशी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड डी है जे बी कृपलानी पटेल। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका सही आंसर मार्क कीजिए। होपफुली आपने इसका सही आंसर लगाया होगा। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी जी। ठीक है जी, तो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को फॉर्म किया था महात्मा गांधी जी ने 1918 में। एंड आप सब जानते हैं महात्मा गांधी जी हमारे देश के ग्रेट सोल, मतलब पूरे वर्ल्ड के ग्रेट सोल हैं, जिन्होंने एक लाठी के दम पर, मतलब लाठी उठाई नहीं थी, अहिंसा के पुजारी थे और फादर ऑफ नेशन इनको कहा जाता है। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से दिमाग चलाते हुए ब्रिटिशर्स को इन्होंने यहाँ से भगाया, और इससे पहले साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर दिया था। चलिए हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हम क्विजेज देखेंगे। वो अमंग द फॉलोइंग गांधीयन फॉलोवर वाज अ टीचर। यहाँ पर थोड़ा सा चलिए कौन सा दिख गया, तो बताइए टीचर बाय प्रोफेशन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जेपी कृपलानी। ठीक है जी, जेपी कृपलानी मेरी तरह हिस्ट्री के अध्यापक थे। ठीक है जी, और आचार्य कृपलानी वाज अ गांधीयन ऑल हिज लाइफ। ही हैड हिज एजुकेशन इन कराची। जे बी कृपलानी वाज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड हिस्ट्री। नहीं, यहाँ पर सिर्फ हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री का टीचर, और बाकी सब्जेक्ट आपको पता ही है, ज्योग्राफी ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, बट इंग्लिश तो नहीं। और ये कहाँ पढ़ाते थे, मुजफ्फरपुर कॉलेज इन बिहार फॉर 5 ईयर फ्रॉम 1912 टू 1917। ठीक है जी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए गाइस फाइनली क्विज टाइम, तो अटेम्प्ट कीजिएगा क्विज कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन 1 जो हमारा क्विज का है, वो अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वेयर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज अ ट्रेडर। अच्छा, आपके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। एक डाउट मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में, जो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स पोस्ट कर रहे थे, क्या सर पेपर कैंसिल हो सकता है कोविड-19 के चलते हुए। देखिए, अगर आप अपने माइंड में ऐसे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं तो आप कितनी नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं। आपके मन में ये बात आ जाएगी कि पेपर कैंसिल होगा, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, और उसको लेकर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अभी हमारे पास समय ही नहीं है ये सब चीज़ें सोचने का। हमें अपने एफर्ट्स को वेस्ट नहीं करना। ठीक है ना, मैंने आपको कंप्यूटर में भी बताया था GIGO, है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम जो सोचेंगे ना अपने माइंड में नेगेटिव थिंकिंग लेकर आएंगे तो नेगेटिव ही होगा। पेपर कैंसिल हो ना हो डजेंट मैटर, पेपर तो होगा आपका 1 महीने के बाद हो जाएगा। वैसे तो कोई कैंसिल होने की उम्मीद नहीं है, पेपर आपका होगा। इतने ज़्यादा पॉपुलेशन ने पेपर नहीं भरा कि वो पेपर कंडक्ट ना करवा पाए। ठीक है, यूपीएससी, तो आपका पेपर डेफिनेटली होगा। ठीक है, अगर केस ऐसा हो जाता है कि आपका पेपर कैंसिल हो जाए, तब भी आप अपना समय क्यों वेस्ट करते हैं, आपके पास तो समय और मिल जाएगा आपको तैयार करने के लिए। ठीक है, और अगर आप सोचिए कि आपके पास समय मिलेगा, जिन बच्चों ने 20 से 25 दिन पहले ही तैयारी करनी शुरू करी है, उनको मान लो 1 महीने का टाइम मिल गया, तो वो तो अपना काफ़ी अच्छे से एफर्ट्स लगाएंगे। और आप सोचोगे कि हमारी तैयारी है और हम पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो अपने एफर्ट्स को वेस्ट मत करिए, जितना आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करिए, और अभी के लिए सोचिए कि पेपर नो को ही है, जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई आ नहीं जाती। ठीक है, और आपका नो को ही पेपर होगा। 99.9% मैं श्योर हूँ, 0.1% या 1% की उम्मीद है कि हो सकता है। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर 99.9% मतलब 0.1 की पॉसिबिलिटी है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी होगी। 10 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर भरा है, शायद ये भी फिगर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ आपको, तो इतना तो पेपर हो ही सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर बताइएगा मुझे, और बिल्कुल क्रोनोलॉजी में लगाइएगा इसको। और
अच्छा, यहाँ से आप जब इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे टेलीग्राम चैनल पर, मैं कल पोस्ट करूँगा पीडीएफ को, तो यहाँ पर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि डच के द्वारा कहाँ पर फैक्ट्री लगाई गई थी, इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा कहाँ पर फैक्ट्री लगाई गई थी, फ्रेंच के द्वारा कहाँ फैक्ट्री लगाई गई थी, फैक्ट्री बोले तो एक वेयर स्टोर हाउस लगा लो आप, पोर्तुगीज़ के द्वारा कहाँ पर फैक्ट्री लगाई गई थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको मैंने जान के क्विज में डाला है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कराऊंगा। अच्छा, इकोनॉमिक्स के अभी डाउट्स आपके जो 3 क्विज के रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसी वीक में, ठीक है। जब मेरा नेक्स्ट सेशन होगा तो मैं इकोनॉमिक्स ही कराऊंगा, तो वो मैं क्विज आपके वहाँ ले लूँगा, ठीक है जी। एजर्शन ए अकॉर्डिंग टू वेवल्स प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेयर टू बी इक्वल। तो आपको बताना है कि रीज़न कोड दोनों सही है। रीज़न क्या है? वेवल थ्रू द अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और उसके बाद आप यहाँ पर बताइएगा कौन सा सही है कौन सा नहीं, ठीक है। तो चलिए, असर्शन और रीज़न ये इसमें से बताइएगा कौन सा सही है क्या नहीं है। तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ए ऑप्शन है बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है, यहाँ से ये कोड्स ऊपर आना था, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये आपके यहाँ से ऑप्शन है, ठीक है। बी आपका, सी एंड डी, इसमें से बताइएगा कौन सा सही है। चलिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्विज, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। चलिए, 2 क्वेश्चन आपने सर्च करने हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? 1922 में, ठीक है जी। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म कब आया था? 1909 में। डांडी मार्च कब आया था? 1930 के आसपास। और मोंटेग्यो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब आया था आपका? 1919 में। कुछ बुक्स में इसको 1917 लिखा हुआ था, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा, आपका एक और डाउट था यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड, चलिए वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चला करो, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, वैसे स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, अगर आपने वो पढ़ी है तो अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल है वो गांधी जी ने दिया था, ठीक है। स्पेक्ट्रम में ये लिखा हुआ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो सरदार का टाइटल है वो लेडीज़ ने दिया था, ठीक है। अब देखना, अगर ऑप्शन में यहाँ पर लेडीज़ आता है, लेट अस सपोज मान लो कि ऑप्शन में अगर लेडीज़ आता है, वैसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा जब भी हिस्ट्री का होगा, ठीक है। मैं इसको देखता हूँ, सर्च करता हूँ। वैसे मेरे अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी में तो गांधी जी था, तो गांधी जी इसका सही आंसर है। अगर लेडीज़ होगा तो मैं क्वेश्चन में आपको डिस्कस करवा दूंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखना, केसेस बहुत आ रहे हैं और बहुत कम बाहर जाना, अगर ज़रूरी है तभी आपको बाहर जाना है। और कोई भी अगर आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।